Hello students, in this video we will start off with acid-base titration. In the previous video we had covered indicator theory. हम लोगों ने ये कहा था कि इंडिकेटर का काम क्या होता है. इंडिकेटर का मेन काम यही होता है कि हमें बताना कि टाइट्रेशन कब स्टॉप करना है. ओके, so by changing its color, indicator tells us when to stop the titration. Okay, it gives us the end point or the equivalence point of any reaction कि कहाँ पे ये रिएक्शन खत्म हो रहा है वो हमें पता चलता है. नाउ अलग अलग टाइप के टाइट्रेशंस, एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस पॉसिबल होता है जहाँ पे योर एसिड कैन बी स्ट्रॉन्ग, बेस कैन बी स्ट्रॉन्ग, एसिड कैन बी वीक, बेस कैन बी स्ट्रॉन्ग, एसिड कैन बी स्ट्रॉन्ग, बेस कैन बी वीक, एसिड कैन बी वीक, बेस कैन बी वीक. सो ऐसे अलग अलग टाइप के टाइट्रेशंस है. तो ये सारे टाइट्रेशंस जो है अब हम लोग एक एक टाइट्रेशन पढ़ना स्टार्ट करता है. सो सबसे पहला टाइट्रेशन जो हम लोग देखेंगे दैट इज it is strong acid strong base titration. Okay, now strong acid is HCl, strong base is NaOH. so ये दोनों जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते तो what you get is NaCl and water. NaCl ये जो salt है it is salt of strong acid and strong base. तो it does not undergo hydrolysis या hydrolyze नहीं होता. ठीक है, it does not undergo hydrolysis. Now when you have 40 ml of 0.1 molar HCl तो आप वॉल्यूम इंटू मोलारिटी करोगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे. तो 40 इंटू 0.1 दैट इज 4. तो हमारे पास HCl की इनिशियली 4 मिली मोल्स है. एंड धीरे धीरे ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH हम लोग ये धीरे धीरे ऐड करना स्टार्ट करेंगे. तो इनिशियली कोई NaOH था ही नहीं, तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ NaOH was 0. If initial volume of NaOH was 0, initial number of moles of NaOH were 0. यहाँ पे ये जो टेबल है ये आपको ये कहता है कि नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट. तो NaOH जितना रिएक्ट करता है, इफ यू लुक एट दिस रिएक्शन 1 1 1, सो आई कैन से जितने NaOH के मोल्स होता है उतने ही HCl के मोल्स रिएक्ट करेंगे एंड उतने ही NaCl के मोल्स फॉर्म होंगे. सो इनिशियली तो NaOH के 0 मोल्स है तो सॉल्ट फॉर्म्ड वुड ऑल्सो बी 0. तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिड रिमेन, जितने थे उतने सारे के सारे मोल्स दे विल रिमेन एज इट इज. सो ये मिली मोल्स है. ओके, दीज आर मिली मोल्स. सो 4 मिली मोल्स इट विल रिमेन एज इट इज. pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस. H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस अब जो भी आ रहा है वो इसी HCl से ही आ रहा है ना, अभी तो कोई रिएक्शन हो नहीं रहा है. तो ये HCl का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार है तो H प्लस का भी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 ही होगा. सो माइनस लॉग ऑफ 0.1 बेसिकली आपको pH मिल जाएगा दैट इज 1. ओके, नाउ फॉर डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ NaOH, अच्छा ये टेबल ये इस तरह से बनता जाता है. ओके, यहाँ पे ना मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा. मैंने सारे नंबर्स के लिए कैलकुलेशंस नहीं किए. अब 20 ml, when you have 20 ml of NaOH, so this 20 ml of NaOH would mean how many moles? 20 into 0.1, that is 2 millimoles. Okay, now if 2 millimoles of NaOH are there, 2 millimoles of salt will be formed. The number of millimoles of salt formed would also be 2. अच्छा, number of millimoles of acid remaining, अच्छा इसके 2 मिलीमोल्स है तो इसके भी 2 रिएक्ट करेंगे. 2 रिएक्ट करेंगे तो कितने बचेंगे? 4 minus 2, 2 will remain. Okay, now how will you find out pH in this case? आप pH कैसे फाइंड आउट करोगे? Now HCl के 2 मिलीमोल्स बच रहे हैं तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H प्लस रिमेनिंग इज ऑल्सो 2 बिकॉज वी नो दैट जितने HCl होंगे उतने ही आपको H प्लस भी मिलेंगे. सो HCl के अगर जो 2 मिलीमोल्स है तो H प्लस के भी 2 मिलीमोल्स होंगे. नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मिलीमोल्स इज 2, तो वॉल्यूम भी हम लोग मिलीलीटर्स में देंगे. अब वॉल्यूम कितना होगा मिक्सचर का? 20 ml NaOH का एंड ऑलरेडी 40 ml HCl का तो था ही. तो टोटल वॉल्यूम जो आपका हो जाएगा दैट विल बी 20 प्लस 40 दैट इज 2/60 दैट इज 1/30. pH would be equal to minus log of H plus. So minus log of 1/30 that is ये 30 raised to -1 हो जाएगा. -1 बाहर आ जाएगा तो log 30 that is 1.48. तो इस तरह से यहाँ पे pH आ रहा है 1.48.
ये आपको समझ में आया? वैसे ही 39 ml के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने हो जाएंगे? So for 39 ml, number of moles of NaOH will be 39 into 0.1, that is 3.9. तो salt के number of moles formed would be 3.9. How much acid would remain? 4 में से 3.9 तो react कर जाएगा, तो 0.1 would remain. Now 0.1 ये number of millimoles हुए. टोटल वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा? 39 इसका प्लस 40 इसका 79, एंड फिर आप उसका नेगेटिव लॉग निकालोगे तो आपको pH मिल जाएगा, दैट इज 2.90. ऐसे ही 39.9 ml के लिए भी हम लोगों ने किया है 3.90. 40 ml के लिए, अच्छा अब 40 ml के पे क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने हो जाएंगे? 40 इंटू 0.1, दैट इज 4. ओके, नाउ 4 मोल्स NaOH के है, 4 मोल्स HCl के, तो ये कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा. जब आपका कंप्लीट रिएक्शन हो जाता है उस पॉइंट को कहा जाता है इक्विवेलेंस पॉइंट. सो दिस रिप्रेजेंट्स इक्विवेलेंस पॉइंट. नाउ एट इक्विवेलेंस पॉइंट HCl भी कुछ नहीं बचेगा, NaOH भी कुछ नहीं बचेगा. बस क्या होगा उस टाइम पे सोल्यूशन में? ये सॉल्ट सोल्यूशन ही होगा. और हमें ये पता है कि व्हेनेवर यू हैव अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, आपका ओवरऑल सोल्यूशन जो होता है वो न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल होता है इसलिए pH वुड बी इक्वल टू 7. ओके, नाउ 40.1 ml आप लोगे तो अब आपके पास NaOH एक्स्ट्रा आ जाएगा 4.01. आपके पास एसिड तो बस 4 ही है ना, तो 0.01 मोल्स ऑफ बेस वुड रिमेन. सो इसलिए आपका pH जो होगा वो 7 से ज्यादा होगा, क्योंकि अब आपका सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा. नाउ इफ यू ऑब्जर्व ओवर हियर, आप 0 से 20 जाते हो तो ये चेंज कितने का है? 1 से 1.48, तो 0.48 का चेंज है. अब 20 से 39 ml पे जाते हो तो ये चेंज कितना है? 1.48 से 2.90, करीबन ये 1.4 का चेंज है. ओके, सो आप 20 ml वॉल्यूम चेंज करते हो तो आपका यहाँ पे जो चेंज होता है दैट इज क्लोज टू 1.48. अब आप 39 से 39.9 ml पे जाते हो तो आपने हार्डली कुछ चेंज किया ना, यू हैव ओनली चेंज्ड वॉल्यूम बाय 0.9 ml. बट आपका pH देखो, pH चेंज कितना बड़ा है? 2.9 से 3.9, सीधा 1 का pH चेंज है. अब यहां से यहां पे देखो 39.9 से 40, आपने बस 0.1 ml चेंज किया है, एंड 0.1 ml चेंज करने पे ये pH जो चेंज है दैट इज 3.1. ये बहुत बड़ा चेंज है. तो इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास क्या होता है? इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास आप वॉल्यूम थोड़ा सा भी चेंज करो, pH जो होता है वो बहुत ज्यादा चेंज होता है. pH चेंजेस अ लॉट, ये आपको समझना है. नियर इक्विवेलेंस पॉइंट व्हेन यू चेंज वॉल्यूम इवन बाय स्मॉल क्वांटिटी, pH जो होता है इट चेंजेस बाय लार्ज क्वांटिटी. pH बहुत बड़े अमाउंट से चेंज होता है. ओके ओके, नाउ ऐसे टाइट्रेशन के लिए, सो हाउ डू यू फाइंड आउट pH रेंज ऑफ टाइट्रेशन? नाउ pH रेंज ऑफ टाइट्रेशन इज डिफाइंड एज शार्प चेंज इन द pH अबाउट इक्विवेलेंस पॉइंट. आपका इक्विवेलेंस पॉइंट ये है, ठीक है. नाउ इक्विवेलेंस पॉइंट पे आपका जो ये है क्या कहता है, इक्विवेलेंस पॉइंट पे आपका जो pH है दैट इज 7. बट इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास आपका pH चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है ना. सो 39.9 ml पे इट इज 3.90 एंड 40.1 ml पे इट इज 10.1. सो रफली आपका pH जो है वो 4 से 10, इतना बड़ा चेंज हो रहा है यहाँ पे. तो द शार्प चेंज इन pH अबाउट इक्विवेलेंट पॉइंट, सो pH जो है वो 4 से 10 पे सीधा जंप कर रहा है. सो दिस बिकम्स द pH रेंज ऑफ टाइट्रेशन. नाउ किसी भी टाइट्रेशन के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज करना है वो फाइंड आउट करने के लिए आपको pH रेंज पता होनी चाहिए. नाउ यहां पे ये जो pH रेंज है दैट इज 4 to 10, तो विच इंडिकेटर वुड यू यूज? अच्छा, इंडिकेटर कैन बी यूज्ड इफ सम पार्ट ऑफ द pH रेंज ओवरलैप्स विद द pH रेंज ऑफ टाइट्रेशन. इस टाइट्रेशन का pH रेंज है 4 to 10. ओके, तो आपको ऐसा इंडिकेटर चूज करना है जिसका pH रेंज इसके साथ ओवरलैप करता हो. ओके, या उसका कुछ पार्ट, कुछ pH रेंज इसके साथ ओवरलैप करता हो.
अब हम लोगों ने बहुत सारे इंडिकेटर्स देखे थे, ये 5 इंडिकेटर्स देखे थे। नाउ फिनोल्फ्थेरिन का पीएच रेंज कितना है? 8.3 से 10। ये 4 से 10 के बीच में आ रहा है ना, या इसका कुछ पार्ट इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, तो आप फिनोल्फ्थेरिन यूज कर सकते हो। मिथाइल ऑरेंज इज 3.1 to 4.4। सो ये जो पार्ट है 4 से 4.4 इसके बीच में आ रहा है ना, मतलब इसका कुछ पार्ट, इस रेंज का कुछ पार्ट इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, तो आप मिथाइल ऑरेंज भी यूज कर सकते हो। मिथाइल रेड इज 4.2 से 6.3। 4.2 से 6.3 ये भी बीच में आ रहा है, ओके, तो आप मिथाइल रेड भी यूज कर सकते हो। आपको समझ में आ रहा है? ये जो इंडिकेटर का पीएच रेंज है उसका कुछ पार्ट टाइट्रेशन के पीएच रेंज के साथ ओवरलैप होना चाहिए, मतलब सम पार्ट ऑफ दिस शुड ओवरलैप विद दिस। इफ यू वांट, मैं एक काम करता हूं, मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं, ओके। लेट्स से ये एक हम लोग नंबर लाइन बनाता है, ओके, और अलग अलग पॉइंट्स इस पे मार्क कर देता है। सो 0, 3.1, फिर आता है 4.2, फिर आता है 4.4, देन यू हैव 6.3, you have next 6.4, you have 6.4 के बाद 8.2, then you have 8.3 and 10, okay। now अब मैं मार्क करता जाता हूँ एक एक। फिनोल्फ्थेरिन का जो रेंज होता है, दैट इज द रेंज ऑफ फिनोल्फ्थेरिन इज 8.3 से 10। सो दिस इज फिनोल्फ्थेरिन, ओके। मिथाइल ऑरेंज का जो रेंज होता है दैट इज 3.1 से 4.4। दिस इज मिथाइल ऑरेंज, ओके। मिथाइल रेड का रेंज होता है 4.2 से 6.3। 4.2 से 6.3, दिस इज मिथाइल रेड, ओके। लिटमस का रेंज होता है 5 से 8, तो 5 से 8, दिस इज लिटमस। अच्छा, फिनॉल रेड का रेंज होता है 6.4 से 8.2। 6.4 से 8.2, दिस इज फिनॉल रेड। अच्छा, हमारे इस टाइट्रेशन का पीएच रेंज क्या था? हमारे इस टाइट्रेशन का पीएच रेंज था 4 से 10, ओके। सो 4 से 10 मतलब 4 यहां पे कहीं पे आएगा एंड 10 यहां पे। नाउ यू कैन सी दैट सम पार्ट ऑफ मिथाइल ऑरेंज ये ग्रीन लाइन के साथ कोइंसाइड करता है। मिथाइल रेड का भी सारा, इनफैक्ट मिथाइल रेड का तो सारा पार्ट ये ग्रीन पार्ट के साथ, ग्रीन पार्ट के अंदर आ जाता है। लिटमस का भी सारा पार्ट ये ग्रीन पार्ट के अंदर आ जाता है। फिनॉल रेड का भी ये सारा पार्ट ग्रीन पार्ट के अंदर आ जाता है, एंड फिनोल्फ्थेरिन का भी सारा पार्ट ग्रीन पार्ट के अंदर आ जाता है। सो जरूरी नहीं कि सारा पार्ट आता हो, इवन इफ सम पार्ट, जैसे मिथाइल ऑरेंज का ये इतना पार्ट इस रेंज में आ रहा है ना, तो व्हेनेवर दिस इज द केस, आप उन चीजों को इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हो। मान लो कोई एक ऐसा इंडिकेटर होता है जिसका रेंज होता है 1 2 3। मान लो एक ये ऐसा इंडिकेटर है, इसका रेंज है 1 2 3। लेट मी कॉल दिस एज विनर इंडिकेटर, ओके। नाउ यू कैन सी दैट दिस इंडिकेटर, ये इंडिकेटर इस रेंज में आ ही नहीं रहा है ना, इसका कोई भी पार्ट इसके साथ ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो आप ऐसे इंडिकेटर को यूज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज दिस इंडिकेटर फॉर दिस पर्टिकुलर टाइट्रेशन, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो आप कौन से, so which indicators can be used? Only those indicators can be used whose some part of pH range overlaps with pH range of titration. This is your pH range of titration. अब हर एक टाइट्रेशन के लिए pH रेंज इतना नहीं होता। ये तो हम लोगों ने कौन सा टाइट्रेशन कंसिडर किया है? हम लोगों ने जो टाइट्रेशन कंसिडर किया है दैट इज टाइट्रेशन ऑफ
स्ट्रॉन्ग एसिड विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, ओके. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. अब हम लोग एक फाइनल चीज करेंगे. विल ड्रॉ अ ग्राफ. सो एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ NaOH है. सो जैसे जैसे हम लोग वॉल्यूम ऑफ NaOH ऐड करेंगे, आप बेस ऐड कर रहे हो, तो आपका pH जो है वो इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है. नाउ इट वाज फाउंड दैट इनिशियली आपका pH धीरे धीरे बढ़ता है, बट ये जो इक्विवेलेंस पॉइंट है, इक्विवेलेंस पॉइंट के पास pH सडनली चेंज हो जाता है. सो दिस बिकम्स योर pH रेंज. सो हमारे केस में pH रेंज है बिटवीन 4 to 10. ये वाला जो पॉइंट होता है, दिस पॉइंट इज योर इक्विवेलेंस पॉइंट. ओके, इक्विवेलेंस पॉइंट पे यू नीड टू रिमेंबर दैट एट इक्विवेलेंस पॉइंट स्लोप ऑफ द कर्व इज ऑलवेज मैक्सिमम. ओके, सो एट इक्विवेलेंस पॉइंट अब थोड़ा भी वॉल्यूम चेंज करो, आपका pH चेंज बहुत ज्यादा होगा. pH चेंजेस अ लॉट, चेंजेस अ लॉट even for small change in volume, even for small change in volume. ठीक है. Okay, now in this range, in your pH range, we can say that if there is very sharp change in pH, graph is almost vertical. ठीक है. नाउ हम लोगों ने ये तो कहा कि बहुत सारे आप इंडिकेटर्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं. इनफैक्ट सारे इंडिकेटर्स हम लोग यूज कर पा रहे थे. बट हाउ डू यू डिसाइड द बेस्ट इंडिकेटर? बेस्ट इंडिकेटर फॉर टाइट्रेशन इज द वन हुज pH रेंज हैज द pH एट इक्विवेलेंट पॉइंट. बेस्ट इंडिकेटर वो होता है कि जिसके pH रेंज में pH और pH एट इक्विवेलेंस पॉइंट आता हो. अब हम लोगों ने देखा है कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमारा pH 7 है. ओके, तो इफ आवर pH इज 7, pH 7 इज बेसिकली ओवर हियर, यहां पे pH 7 है. सो pH 7, तो pH 7 ये बस किसके रेंज में आ रहा है? ये pH ये इक्वल टू 7 ये फिनॉल रेड के भी रेंज में आ रहा है और लिटमस के भी रेंज में आ रहा है. ओके, बट लिटमस का रेंज बहुत बड़ा है, तो आप लिटमस इज नॉट अ गुड इंडिकेटर. सी इमेजिन करो, इफ आप मुझे पूछते हो कि मान लो क्लासेस का एड्रेस क्या है, मतलब क्लास कहाँ पे लोकेटेड है. अगर जो मैं आपको कहता हूं कि चलो क्लास जो है वो आशीर्वाद शॉप जो है वहां से लेके गांव देवी का मंदिर जो है उसके बीच में कहीं पे तो है, तो आपको ढूंढना इजी हो जाएगा ना. अगर जो मैं आपको बोलूं कि क्लास जो है वो मुंबई से नासिक के बीच में कहीं पे तो लोकेटेड है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है. करेक्ट. तो ये ऐसा ही है कि जब आपका लिटमस का ये pH रेंज इतना बड़ा है कि आपको एक्यूरेट आंसर नहीं देगा, वो आपको काफी सारे इनएक्यूरेट आंसर्स देगा. फिनॉल रेड का जो रेंज है वो छोटा है ना, सो दैट इज वाई हम लोग फिनॉल रेड ये सारे यूज कर सकते हैं. ओके, लिटमस इज नॉर्मली नॉट यूज्ड एज एन इंडिकेटर, एंड इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन के लिए बेस्ट इंडिकेटर इज फिनॉल रेड बिकॉज द pH एट इक्विवेलेंस पॉइंट विच इज 7 वो इस रेंज में आ रहा है, वो इस रेंज में आ रहा है. ठीक है. सो फिनॉल रेड इज द बेस्ट इंडिकेटर. You have to remember this, smaller the pH range of the indicator, greater is the accuracy. Smaller the pH range, greater is the accuracy. Therefore, litmus is not used as an indicator. आप litmus को indicator की तरह use नहीं करते. ठीक है.